देश की बात करें, हिसार की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिजनेस के मामले में थोड़े से हम लोग कंजर्वेटिव हैं। ना ही हमें पढ़ाया जाता कि करते कैसे, ना ही हमें ये ज्ञान दिया जाता कि शुरू कहाँ से करें, बीच में क्या करें, स्टार्ट कैसे करें, क्या प्रोडक्ट में जाएं, क्या सर्विसेज में जाएं। इस तरह की चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। हमारा यूथ जो है ना, पहले की बजाय अब थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है, मैं ये कहूँ थोड़ा सा मिसगाइडेड है। उसको क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि मुझे करना क्या है। तो ये जो टाइम है संदीप जी, जो आपने मेंशन किया 16 साल, 16 से 25 ही मेन ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जिंदगी में जो कुछ होना है इसी टाइम में हो। यहाँ पे थ्रेट्स भी बहुत है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत। 100% आज के टाइम जो अपॉर्चुनिटीज है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, वो आज से 20 साल पहले से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रिसोर्स अवेलेबल। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास फंडिंग के लिए बैंक्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चीजें हैं। सिर्फ हमारा जो बैकग्राउंड है उसी ने तो हमें नहीं सिखाया ना कि हम करें क्या। हम एक टर्म बड़ी सुन रहे हैं आज के दिन, प्राइवेट जॉब और बिजनेस के लिए मिड लाइफ क्राइसिस, प्राइवेट नौकरी या फिर बिजनेस। 2010-11 तक मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इससे ज्यादा अब मैं नहीं कर। मैंने चर्चा की घर वालों से, घर वालों ने बोला भाई अगर तो दूर है तो पास आ जाए, करनी तो नौकरी है। पर कहीं ना कहीं आपको अपने सिद्धांतों को, अपने सपनों के लिए लड़ाई खुद ही लड़नी है। 2013 में मैंने जॉब छोड़ दी, और जब मैंने जॉब छोड़ी तो सही बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि वो व्यापार होगा क्या जो मुझे करना है। एक बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जिसके पास लेजिटिमेटली बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं है, पर वो अपने बच्चों को, भाई मेरे बच्चे आराम से सो पाए, मेरे बच्चे पढ़ पाए, उनके लिए 2000, 4000, 5000 रुपए उधारी लेके और वो कूलर लेने जा रहा है, और उसको एक दुकानदार अपने इंटरेस्ट के लिए एक ऐसी चीज दे देता है जिसको वो डिजर्व नहीं करता। तो 2, 3, 4 दुकानदारों के पास हम ग्राहक बन के गए, भाई साहब ये कूलर ले लो, इसमें ये फीचर है, एग्जॉस्ट की मोटर है, इतना ठंडा कर देगा, फलाना ढिमकाना। मतलब 4 दुकानों 5 दुकानों पे जाके भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा कूलर चाहिए या आपके लिए कौन सा कूलर सही। हम एक अच्छा ब्रांड बनाए, हम कोई, तो कूलर बेसिकली ना एक देसी प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है। कूलर को कोई ऐसे नहीं सोचता कि कोई ब्रांडेड है या कुछ ऐसे है, इसमें वर्ल्ड क्लास फीचर्स होंगे, इसमें सर्विस भी होगी, नहीं। एंड वी डिसाइडेड कि सबसे पहले एक ब्रांड नेम सोचा जाए, उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाया जाए। वो ब्रांड नेम रजिस्टर होने के बाद सारी की सारी जो हमारी प्रोडक्ट की प्रोफाइल्स है उसको इन्हांस किया जाए, चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। दैट इज हाउ थोड़ा सा रिसर्च करके वैन कूल के नाम से हमने ब्रांड को निकाला। एक नई टेक्नोलॉजी सुन रहा हूँ, लाइक BLDC मोटर्स। BLDC ब्रशलेस मोटर्स होती है, बेसिकली नई टेक्नोलॉजी है कि आज जो पावर एक मोटर ट्रेडिशनली कंज्यूम कर रही है 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, वो BLDC मोटर्स उससे लगभग 5 से 6 गुना, 8 गुना कम पावर कंज्यूम करती है। और कूलर्स के लिए ये नया सेगमेंट है। फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी इन केस ऑफ एयर कूलर्स। फाइबर या प्लास्टिक या मेटल बॉडी। ये ट्रेडिशनली हमारे देश में मेटल ही चलता था। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, या वाटर सोर्सेज थोड़े से कंटामिनेट हुए हैं, या पानी का थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, उसके बाद से ये एक बहस शुरू हुई। तो उस बहस को रिप्लेस किया है फाइबर और प्लास्टिक ने। अगर मैं बात करूं कूलिंग एफिशिएंसी की, तो मेटल जैसी कूलिंग एफिशिएंसी बाकी 2 मीडियम में नहीं है। वेलकम टू फाउंडर्स टॉक। आज हमारे साथ जो फाउंडर हैं, उनका 20 साल तक उन्होंने जो मेहनत करी और एक बहुत बड़ा ब्रांड बना के रखा है अपने अप्लायंसेस को, वैन कूल ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं फाउंडर ऑफ वैन कूल कूलर्स, मिस्टर वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फैमिली, जो कि हरियाणा की फैमिलीज को हम लोग सभी जानते हैं कि थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप होते हैं बिजनेस को लेके। तो 2006 में ये बीटेक करने के बाद इन्होंने 7 साल तक अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, स्किल्स को शार्प किया, और इन्होंने नौकरी की टाटा ग्रुप में। और फिर उस नौकरी के बाद इनको एक समय के बाद लगा कि हमें नौकरी से शिफ्ट होके और बिजनेस में एंट्री लेनी है। तो इनका पहला बिजनेस कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो जो सीख आई बिजनेस करने के बाद, मार्केट को समझने के बाद, उनमें से आज भी आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के दिन वैन कूल कूलर्स, जो कि पिछले 4 साल से 5 साल से ये कर रहे हैं और 10 स्टेट तक ये फैला चुके हैं उस पूरे बिजनेस को, तो जानेंगे वैन कूल के बारे में, जानेंगे वीरेंद्र जी के बारे में
in this session of Founders Talk. So welcome Virender ji to our session of Founders Talk. थैंक यू संदीप भाई, थैंक फॉर हैविंग मी ऑन फाउंडर्स टॉक। Very good. और इंट्रोडक्शन में ही जो है ना पूरा लंबा चौड़ा पूरी बातें बता दी। बट ये सही है जो आपने एक बात कही है आज की मिडिल क्लास कंजर्वेटिव स्पेशली बिजनेस माइंड के उस लिहाज से, ये आज हमारे हम देश की बात करें, हिसार की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बिजनेस के मामले में थोड़े से हम लोग कंजर्वेटिव हैं। और ठीक है, जैसे आपने बताया कि 2006 में मैंने बीटेक की एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे टाटा ग्रुप की एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ उस टाइम जॉब करने का मौका मिला। तो मैंने 2006 से 2011 तक जो है वो वोल्टास के साथ काम किया। ये एक भावना कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है या मुझे अपने बिजनेस लाइन में आना है, कि मैं कहूँ तो मुझे शुरुआत से मेरे साथ थी। और इसको थोड़ा सा वीरेंद्र जी मैं इसको जानना चाहूँ कि आप कहते हैं कि जी बीटेक हमने एक एक्स कॉलेज से की, वाई कॉलेज से की, या हमने आईआईटी से की। लाइक हमारे यूथ के लिए भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कितना फर्क पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके। लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि हाँ हमारा तो आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, हमने एक सिंपल कॉलेज से, एक लोकल कॉलेज से हमने बीए किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, या फिर हमने बीटेक किया, व्हाटएवर। तो कितना फर्क पड़ता है आपकी एक ओवरऑल लाइफ में, अगर मैं पूछना चाहूँ? संदीप जी, फर्क तो पड़ता है। एक अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री, अच्छे मेंटर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छी लैब, अच्छी फैसिलिटी, उससे फर्क तो पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि आपकी जीवन की दिशा केवल वो कॉलेज, वो पढ़ाई, वो डिग्री ही तय करती है। ये बिल्कुल नहीं है। और मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो टेक्सटाइल्स में बीटेक का मक्का है, जिससे मैंने की टीएटीएस भिवानी से। बट ऐसा नहीं है कि उसी कॉलेज के लोग आज पूरी भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पोस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं। रहता क्या है कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी जगह, एक अच्छा काम हर कोई करना चाहता है, बट वो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। सो आई वुड से कि आप अपना अगर लक्ष्य बना रहे हो कि मुझे आईएम से ही करना है, आईआईटी से करना है, या इस फला कॉलेज से कोर्स करना है, तो यू एम फॉर इट। बट अगर वहां नहीं होता तो वो अंत नहीं है। डोंट गेट डिप्रेस्ड। हाँ, डोंट गेट डिप्रेस्ड, एब्सोल्युटली डोंट गेट डिप्रेस्ड। क्योंकि उसके जो सब कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी आपको वही चीज प्रोवाइड करवाएंगे जो आईएम्स करवाएंगे। ठीक है, कुछ एक्सपोजर नहीं दे पाते वो लोग, कुछ फैसिलिटीज नहीं दे पाते, बट वो आपकी जिंदगी की दिशा तो तय करने के लायक तो होते हैं। डेफिनेटली यू कैन टेक गुड मेंटर्स कि आप ऑन जॉब, जब आप जॉब करते हैं तो भी आप डिफरेंट कॉलेजेस से जो आए होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो जील है, वो इग्निशन है, तो आप उन लोगों से भी इंटरेक्ट करके इन चीजों को आप बेटर समझ भी पाएंगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट, बात आई थिंक इंप्रूवमेंट की हो रही है, कि बात लर्निंग की, बात कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अटैच करने की हो रही है। अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आज आप ये करें, कल आप ये करें, आज प्लेसमेंट वाले आ रहे हैं, कल कोई फॉरेन डेलीगेट आ रहे हैं, परसों कोई सिंपोजियम हो रहा है, फिर कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, कोई वर्कशॉप हो रही है। कहने का मतलब है कि बच्चे इंगेज रहते हैं। छोटे जो थोड़े से कम रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं उनमें ये अपॉर्चुनिटी कम होती है, बट आज का यूथ मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसके भरोसे नहीं। आज आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, हर तरह की सुविधाएं हैं, प्लस में टाइम टू टाइम अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग इंस्टीट्यूट की सिंपोजियम, एक्सरसाइज, वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो अगर आप जरा से भी अवेयर हैं तो एक बहुत अच्छे कॉलेज और एक नॉर्मल कॉलेज में जो डिफरेंस है उसको आप पर्सनली एफर्ट्स लेके कहीं ना कहीं कवर अप कर सकते हैं। तो बीटेक टेक्सटाइल में तो वीरेंद्र जी कैसे रहता है ये सारा बिजनेस में, और वो भी टेक्सटाइल में, और फिर जाके वैनकूल अप्लायंसेस, मतलब चलो जर्नी लंबी है। तो पहली बार जब विचार आता है बिजनेस करने का ड्यूरिंग जॉब, सबके मन में ही रहता है कि जी नौकरी छोड़ के मैंने अपना करेंगे। मतलब 3 साल 4 साल होने के जस्ट बाद, तो 3-4 साल के बाद एक विचार मन में थोड़ा सा आने लगता है कि मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो उस चीज को कैसे आदमी समझे और उसके हिसाब से कैसे अच्छे डिसीजंस ले। वो अपने हरियाणी में कहावत है ना, भाई चल गई दुकानदारी तो क्या करेगी तहसीलदारी। तो देखो आज भी अगर आप देखें संदीप जी, तो बच्चे की एजुकेशन आज भी पेरेंट ही डिसाइड करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे डिप्लोमा टेक्सटाइल से किया मैंने, अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 2003 से पास आउट हूँ। वो पिताजी का डिसीजन था कि भाई टेक्सटाइल है, नौकरी जल्दी मिल जाएगी। मैंने ये बोला कि भी आगे पढ़ाई, तो पिताजी ने कभी
मना नहीं किया हमें पढ़ने के लिए, खुले दिल से 3 बहन भाई हैं हम, पूरा सपोर्ट किया पढ़ाई में। क्या करना है, बीटेक करनी है, टेक्सटाइल में बीटेक कर ली, एक कॉलेज नौकरी जल्दी मिल जाएगी। नौकरी जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, हमें उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था कि भाई टेक्सटाइल क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, अच्छा आईआईटी क्या है, टीआईटी क्या है। ठीक बात। भाई ठीक है, एक कॉलेज है टीआईटी का, उसमें एडमिशन होगा तो बहुत बढ़िया, उसमें नहीं हुआ तो कोई और कुछ कहीं और ले लेंगे। अब टेक्सटाइल से किया हुआ था डिप्लोमा, तो वो बीटेक टेक्सटाइल में कर ली। और एक जो पीछे दबा हुआ भाव है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बंदे की उसमें होता है कि कहीं ना कहीं मैं भी अपना कुछ ना कुछ करूंगा या करके देखूंगा। वो भाव शुरुआत से था। जब वोल्टास में गए तो वहां तो हमें चीजें अलग दिखी, टाटा ग्रुप में काम करना, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे हर महीने हमारी ट्रेनिंग्स होती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, एंगेजमेंट्स पे, उन सब पे। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमें लायक बनाया गया, स्किल सीखे हैं हमने। उन वोल्टास के लिए भी काम किया, जो हमें पैसे देता था एम्प्लॉयर, उसके लिए भी काम किया, प्लस हमने खुद को डेवलप भी किया। वो जो स्किल सीखने की जर्नी थी 2006 से 2011, उसने मुझे बताया कि शायद मैं नौकरी इसलिए नहीं बना। राइट। वहां से वो जो बीज एक होता है ना, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी इन्फ्लुएंस करती है। उनमें से एक है सोनी कंपनी। बचपन से मेरे पास डिजी कैम सोनी का, लैपटॉप सोनी का, ये सोनी का। तो मेरे दिमाग में शुरुआत से ये था कि कितनी अच्छी कंपनी, और वो मुझे लगा कि मैं कभी ना कभी कोई ऐसा काम करूंगा सोनी की तरह अपना ब्रांड, खुद का ब्रांड हो, खुद का ब्रांड, रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन, लेगेसी है उसका कितना, जो हर कोई देखता उसको, हर चीज उसको जो है ना एक अलग एंगल से देखता कि सोनी की है तो अच्छी है, बजाज का है तो बढ़िया ही होगा, क्रम्पटन का पंखा है तो खूब चलेगा। तो वो चीज ना बार बार मुझे क्लिक करती थी कि कहीं ना कहीं अगर मैं भी अपना करूंगा तो उसकी तरह का, जैसे काइंड ऑफ हम बेंचमार्क सेट करते हैं, बेंचमार्क, ब्रांड लॉयल्टी लगा लो आप, ब्रांड लॉयल्टी बेंचमार्क सेट करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ना एक बहुत अलग सा इंसिडेंट और माहौल होता है जब आप एक जॉब छोड़ के और घर में आते हैं और बताते हैं कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी है। और तो फिर उसके बाद क्या रहता है, थोड़ा सा बताएं आपके साथ क्या ये दिक्कत रहती है, ये दिक्कत रहती है। पर कहीं ना कहीं आपको अपने सिद्धांतों को, अपने सपनों के लिए लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आपको अगर ये क्लैरिटी है कि मैं ये करूंगा और मैं ये अच्छे से कर लूंगा, तो माँ बाप हैं अपने ही हैं, समझ जाते हैं, पड़ोसी हैं अपने ही हैं, धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं। हाँ ठीक है, 4-5 लोग चिंगारे लगाने वाले हमेशा रहते हैं, वो पीछे पड़े ही रहते हैं। वो आप चाहे कितना ही बड़ा काम कर लो, उनका काम यही होता है। बट मेरे साथ भी यही हुआ। 2010-11 तक मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इससे ज्यादा अब मैं नहीं कर। मैंने चर्चा की घर वालों से, तो घर वाले बोले अगर उस टाइम मेरी पोस्टिंग होती थी दूर, अहमदाबाद, कोल्हापुर, इंदौर, तमिलनाडु, कहीं भी जहां भी कंपनी को जरूरत होती, घर वालों ने बोला भाई अगर तो दूर है तो पास आ जाए, करनी तो नौकरी है। तो इस सपने को 2 साल के लिए होल्ड करके और एक 2 साल का रिचार्ज और किया गया। ठीक है, मैंने जॉब स्विच की। आई स्विच फ्रॉम वोल्टास टू सारा। ये भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेम। मेरा प्रोफाइल वोल्टास में मशीनरी की इंस्टॉलेशन से शुरू हुआ, बिकॉज मैं इंजीनियर था, तो इंस्टॉलेशन में गया। वहां पे 1-1.5 साल के काम करने के बाद जो मेरे बॉसेस थे, उन्होंने मुझे सेल्स से, सर्विस से सेल्स में स्विच किया। ओके, कि भाई आप सेल्स में आओ, आप सेल्स के स्टाफ हो। 4-5 साल मैंने मशीनरीज की सेल्स में काम किया। फिर मैंने वोल्टास छोड़ के मैग्नम रिसोर्सेज नाम से एक कंपनी है, वहां ज्वाइन किया। वो लोग होम अप्लायंसेस की, होम टेक्सटाइल्स की मशीनरीज बेचते थे। वहां 2 साल काम किया। पर बाय द एंड ऑफ 2013 मेरी शादी 2011 में हुई, और 2012-2013 आते आते मुझे रियलाइज हो गया कि इट इज हाई टाइम, अब डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल और जॉब कर लूं और अपने कुछ करने के सपने को छोड़ दूं, या जो भी मुझे लड़ाई लड़नी है, खड़ा होना है, अपनी चीजों को आगे रखना है, वो मैं रख के और क्विट करूं और कुछ ना कुछ अपने लिए करूं। सो 2013 में मैंने ये सोचा कि इट इज राइट टाइम ना, अब छोड़ दिया जाए। 6-7 साल है, हाँ 6-7 साल का हमने जॉब कर लिया, सीख लिया चीज होती कैसे हैं, सेल्स कैसे होती है, बिजनेस कैसे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका हल्का सा फ्लेवर ले लिया। प्लस में जो अंदर एक सपना था, उफान मारा था, वो पूरी तरह से अब दहाड़ने को तैयार हो गया था कि भाई अब तो कुछ कर लेता हूँ, रेडी टू। धीरे धीरे बात की घर वालों से, वहां से इंस्टेंट सपोर्ट तो हमें नहीं मिला, बट परसुएट किया, समझाया, तो
उन्होंने बोला भाई इससे और लाइफ करो जो करना है, इलाज क्या है हमारे पास। ठीक है। 2013 में मैंने जॉब छोड़ दी, और जब मैंने जॉब छोड़ी तो सही बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि वो व्यापार होगा क्या जो मुझे करना है। बैक ऑफ द माइंड तो मुझे ये था कि अप्लायंसेज में या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कुछ करूं तो उसका फ्यूचर अच्छा है, बट उसकी अपने एक इन्वेस्टमेंट होती है, उसका अपने एक रिसोर्सेज और वो सब होता है, जिसके मुझे ना तो रिसोर्सेज थे, ना ज्ञान था, ना नॉलेज थी उस टाइम। सो आई वॉज विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, हम लोग बैठे थे, मैं यार मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, बताओ क्या करूं। बोले कुछ करना है तो कुछ छोटा मोटा कोई ऐसे काम देख लेते हैं। द 5 of us हमने डिसाइड किया कि हम एक पर्ची डालेंगे, जो निकला वो काम करें, वो काम करेंगे। वो कहते हैं ना, कोई राइट डिसीजन नहीं होता, डिसीजन ले लो और उसको राइट प्रूव करो, वो राइट हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। हमने पर्ची निकाली तो उस टाइम ये डोने पत्तल और ये कटोरी वगैरह गोलगप्पे वगैरह पर खाते हैं, हाँ, उसकी पर्ची निकाली। वो छोटी मशीनरी है, कम मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो आई थॉट कि चलो इसको किया जाए। 5-7-10 लोगों से राय ली तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो देखो ये भी मैं यूथ को कहना चाहूंगा, आज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना सपना लिए बैठे हैं उनके लिए विशेषकर कहना चाहूंगा कि सही बंदे से ज्ञान ही आपका सहयोग कर सकता है। गलत बंदे से लिया गया ज्ञान आपको बहुत बड़ा ब्लंडर जो है ना आपको सेटबैक दे सकता है। वहां हम किसी ऐसे बंदे के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने दिमाग में कचरा भर दिया। अरे कहाँ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में, ये वो तो एक झील थी ना, एक उत्साह था। वो हम 5 थे, 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए, 3 से हम रह गए 2। ठीक है। फिर वो 2 लोगों ने हमने डिसाइड किया कि चल दोनों ये तो करेंगे, हाँ ये तो करेंगे, हम तो करेंगे भाई, तो एक बार तो करेंगे। वहां से हमने प्रोडक्ट को चेंज किया, हमने डिसाइड किया हम टिश्यू पेपर करें। टिश्यू पेपर, वहां से टिश्यू पेपर का हमने बिजनेस को कंफर्म किया, उसकी रिसर्च शुरू की और हमने पहली कंपनी बनाई अरोमा पेपर प्रोडक्ट्स। वो हमने 7 रोड में एक आपके छोटे से एरिया में हमने शुरू की, एक मशीन हमने लगाई एंड दैट्स हाउ ये जर्नी स्टार्ट। वो एंटरप्रेन्योरशिप का है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या होता है कि उसको तो डेली जीना पड़ता है। लाइक डेली नई लर्निंग है, वो डे बेसिस भी होता है। जब तक आप नौकरी में होते हो तो आपको महीने का 1 साल का पता होता है कि इस साल में मुझे ये सीखना है, ये कम सीखना है, ये मुझे नहीं सीखना है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हर मिनट सीख के अपना वो हर महीने, हर डेली, हर आवरली, हर जगह सीखता है। बहुत उसको सीखना पड़ता है, सीख के, और हर मिनट उसके पास एक नया सेटबैक होता है, हर दिन उसके पास एक नया चैलेंज होता है। और वो चैलेंजेस वो होते हैं कि जो आपको लाइफ के लिए ब्रश अप कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं। पूरी लाइफ में आप डरना छोड़ देते हो किसी से भी कि भाई ये हो गया तो हाँ ठीक है, बिकॉज वो आपने पहले आप उसने सफर किया है, आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप उसका सोल्यूशन निकाल चुके हो। तो हाउ द थिंग्स चेंज टुवर्ड्स वेनकूल अप्लायंसेस, लाइक आज आपने बताया कि विद इन 4 महीने के बाद जो अप्लायंसेस में अपना एयर कूलर है, वो आप कह रहे हैं कि जी देश का पहला ISI मार्क मेटल बॉडी कूलर ब्रांड, एयर कूलर ब्रांड, वो बन जाएगा। हाउ इट इज स्टार्टेड, कि भाई मेटल में तो आपका क्या एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद क्या? देखिए टिश्यू पेपर्स हमने अच्छा स्टार्ट किया। 2014 स्टार्टिंग में हमने ये पहली मशीन लगाई, उसके बाद हमें बैंक से सपोर्ट मिला, SBI बैंक से हमें फंडिंग की सपोर्ट मिली। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। 6 मशीन तक हम गए। बट एक जो ड्राइव चली एंटी प्लास्टिक भाई, ये हाँ, प्लास्टिक नो यूज, प्लास्टिक डोंट यूज प्लास्टिक, और प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक के पॉलिथीन्स, इसको यूज मत करो। कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस टिश्यू पेपर में भी आ रहा। टिश्यू पेपर वाज नॉट दैट प्लास्टिक प्रोडक्ट, आई अंडरस्टैंड। कैसे देखिए क्या होता है संदीप जी कि आप कहते हैं ना चने के साथ घुन पिस जाता है, राइट। टिश्यू पेपर उसी दुकान पे बिकता है जिस दुकान पे पॉलिथीन बिकता है। टिश्यू पेपर के वही डीलर हैं जो प्लास्टिक वाली चीजों के डीलर है। ओके। तो अगर कोई दुकान वाला कोई गाइडलाइंस या कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि बैन हुई चीजों में वो टिश्यू पेपर भी रखा है या नहीं, वो सबके सब बंद कर दिए जाते हैं। और एक ड्राइव ऐसी आई
जब जगह 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 देखो, ये जरूरी है, प्लास्टिक बैन मैं कहूंगा कि जरूरी है, क्योंकि कम थिकनेस वाला प्लास्टिक, हाँ कम सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद गाइडलाइंस आई गवर्नमेंट की कि आपको करना है तो आप इतने माइक्रोन से मोटा यूज करो, हम मना नहीं कर रहे। वो जो 2-3 साल का पीरियड आया जब लोगों को ये समझने में आया कि भाई मुझे बेसिकली प्लास्टिक में करना तो क्या करना है, करना गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, वो जब आया तब तक हमें ये रियलाइज हो चुका था कि एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, 2 या कम से कम 3 प्रोडक्ट होने चाहिए। और वहां से आइडिया आया कि वो जो सोनी में करता रहता हूँ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में जाया जाए। सो वन गुड डे हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मेरे गांव के एक मेरे बड़े सीनियर मेरे पार्टनर है अभी मेरे, ओके, तो हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो वी वर डिस्कसिंग कि सर मुझे कुछ करना है यार। तो वो बोले मेरे पास प्रोडक्ट है, वो कूलर बनाते हैं सन 2002 से, 24 साल से, बट हिज अप्रोच वाज कि ट्रेडिशनली जैसे चल रहा है उस तरीके से किया जा रहा था। सो म्यूचुअली हमने डिसाइड किया कि देखो टिश्यू पेपर तो मैं कर रहा हूं, क्यों ना हम एक अच्छा ब्रांड बनाए। हम कोई तो कूलर बेसिकली ना एक देसी प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है। कूलर को कोई ऐसे नहीं सोचता कि कोई ब्रांडेड है या कुछ ऐसे है, इसमें वर्ल्ड क्लास फीचर्स होंगे, इसमें सर्विस भी होगी, नहीं। उठाया चलाया, सारा लेने के बाद तो कोई उसको कपड़ा भी नहीं मारता। ठीक बात। जब उसमें कोई धूल मिट्टी जमी तो घास चेंज कर दिया, अदरवाइज कूलर को हम एक लोकल प्रोडक्ट समझते हैं। 2016, 17, 18 का जो फेज था, वहां हमें रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट जो है इंटीग्रेशन जो है ना वो होनी चाहिए। तो हमने कूलर को चुना, हम बैठे एंड वी डिसाइडेड कि सबसे पहले एक ब्रांड नेम सोचा जाए, उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाया जाए। वो ब्रांड नेम रजिस्टर होने के बाद सारी की सारी जो हमारी प्रोडक्ट की प्रोफाइल्स है उसको इन्हांस किया जाए, चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। दैट इज हाउ थोड़ा सा रिसर्च करके वैन कूल के नाम से हमने ब्रांड को निकाला। वैन कूल ब्रांड निकालने के बाद हमने इसको रजिस्ट्रेशन में डाला। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि हमारे यहाँ एक कंपनी है वैनकॉन, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि वैनकॉन हमारा नाम है तो वैनकूल हम नहीं होने देंगे। बेसिकली वो ट्रेडमार्क की कैटेगरी सेम थी। सो वो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामले में गया और कुछ लंबा चला, बट वी फाइनली मैनेज नेगोशिएट करके कि हमें ये चाहिए, और वो हमने केवल पूरी कैटेगरी को छोड़ के एयर कूलर्स के लिए वो ब्रांड नेम हमें मिल गया। मिलने के बाद हमने क्वालिटी पॉलिसी डिसाइड की, हमने प्रोडक्ट की किस कैटेगरी को हमें उसको केटर करना है, क्या हमारी कंपनी रहेगी, किन प्रिंसिपल्स पे हम काम करेंगे, वो सारी चीजों को हमने लिखा। फिर हमने एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको लॉन्च किया। आपका जो ऑब्जेक्टिव बताया वीरेंद्र जी, आई वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड कि 10 स्टेट में अभी तक आप बिजनेस कर रहे हैं टोटल। आपने जो बताया कि भारत देश के गरीब से गरीब आदमी को, देखो कंफर्ट तो गर्मी बहुत होती है इस देश में, इसे वी आर ट्रॉपिकल कंट्री, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी के टाइम पे यू कैन टेक रेस्ट अंडर ए एयर कूलर। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव बताया कि गरीब से गरीब आदमी को बिल्कुल जायज पैसे में एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जिसकी एक अच्छी लाइफ हो, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। मेरा हाउ, मतलब आप माइंड में कैसे आया? ये ऐसे आया जी कि बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि बहुत गर्मी होती है और चीजें नहीं पहुंचती, ये ऐसे आया कि जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कूलर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले ये होता है कि यार मार्केट में जाके देख के आते हैं क्या। ठीक है, यही रिसर्च होती है कि भाई क्या बिक रहा है, किस रेंज में बिक रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन। तो 2-3-4 दुकानदारों के पास हम ग्राहक बन के गए, सब लोगों ने एक ही बात कही, सब मेरे वाला बढ़िया भाई साहब, ये कूलर ले लो, इसमें ये फीचर है, एग्जॉस्ट की मोटर है, इतना ठंडा कर देगा, फलाना ढिमकाना। मतलब 4 दुकानों 5 दुकानों पे जाके भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा कूलर चाहिए या आपके लिए कौन सा कूलर सही है। बेसिकली होता क्या है कि आज दुकानदार बैठा है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मार्केट के लिए। हर दुकानदार की अपनी अलग अलग एक समझ है। वो आपको, कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो हल्की से हल्की क्वालिटी को भी बढ़िया से बढ़िया बता के और एक बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जिसके पास लेजिटिमेटली बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं है, पर वो अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चे आराम से सो पाए, मेरे बच्चे पढ़ पाए, उनके लिए 2000, 4000, 5000 रुपए उधारी लेके और वो कूलर लेने जा रहा है, और उसको एक दुकानदार अपने इंटरेस्ट के लिए एक ऐसी चीज दे देता है जिसको वो डिजर्व नहीं करता। दैट इज हाउ हमने ये डिसाइड किया। मेरे हर ब्रोशर पे, मेरी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है, हमारा जो मिशन है वो
जिस बंदे को कूलर की जरूरत है वो देश के किसी भी कोने में बैठा हो, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल टू अफोर्डेबल रेट पे मुहैया करवाई जाए, ये हमारा मोटो। एक नई टेक्नोलॉजी सुन रहा हूँ मैं, लाइक काफी दिनों से चर्चा में है, लाइक BLDC मोटर्स और प्लस फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी इन केस ऑफ एयर कूलर्स। तो ये थोड़ा सा बताएं कि दोनों में डिफरेंस। एक BLDC मोटर्स, वही उसकी वारंटी परमानेंट मैग्नेट मोटर्स हैं, उनकी लाइफ, और दूसरा फाइबर बॉडी या फिर मेटल बॉडी, मतलब क्या व्हाट आई शुड चूज? देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले की कूलर की मोटरें अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी मोटर, वो सेम मोटर, रोटर जो प्रिंसिपल होता है, अंदर रोटर लगा होता है, बाहर वाइंडिंग होती है, हम जैसे ही करंट इन्फ्यूज करते हैं मैग्नेटाइज होता है, इंडक्शन मोटर वो घूमने लग जाती है, शाफ्ट घूमती है तो पंखा घूमता है, वो ट्रेडिशनल मोटर होती है। BLDC ब्रशलेस मोटर्स होती है, बेसिकली नई टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट लाइन। BLDC क्या है कि आज जो पावर एक मोटर ट्रेडिशनली कंज्यूम कर रही है 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, वो BLDC मोटर्स उससे लगभग 5 से 6 गुना 8 गुना कम पावर कंज्यूम करती है। यस, BLDC पावर सेविंग टाइप, बिल्कुल पावर सेविंग है, प्लस में मेंटेनेंस फ्री होती है। ओके, लाइफ लॉन्ग। ठीक, तो ये कंसेप्ट पंखों में हमारे देश में लगभग आ चुका है। अब जो लेटेस्ट पंखे अच्छे ब्रांड्स के आ रहे हैं सारे BLDC ऑपरेटेड हैं, और कूलर्स के लिए ये नया सेगमेंट है। कूलर्स के लिए ये मार्केट में अभी चल रहा है। आई हैं 2-4-5 कंपनियां जो ये लेके आई हैं, और जो जो चीजें इसमें इंप्लीमेंट होने लायक हैं वो शायद साल 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये कमर्शलाइज हो जाएगा कूलर के लिए। आप अपने ब्रांड में भी लाने की? बिल्कुल, हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रांड, एक मॉडल है जो BLDC भी है। वी हैव ऑलरेडी वन ब्रांड, उसमें आपको रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा, उसमें आपको प्लास्टिक में जो अपने आप ग्रिल घूमती है, लोहे के कूलर में वो ऑटो स्विंग फीचर भी मिलेगा, BLDC मोटर भी मिलेगा, टाइमर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वी हैव वन मॉडल। तो देखो, रिसर्च हमारा कंटिन्यूअस हिस्सा रहता है। राइट, ये तो हुआ BLDC का मेटल। अब आते हैं फाइबर या प्लास्टिक या मेटल। बॉडी, ये ट्रेडिशनली हमारे देश में मेटल ही चलता था। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, या वाटर सोर्सेज थोड़े से कंटामिनेट हुए हैं, या पानी का थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, उसके बाद से ये एक बहस शुरू हुई कि भाई अगर खारा पानी डालेंगे तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, या भाई 2 साल 3 साल 4 साल बाद बेचना, उसको फेंकना पड़ेगा। तो उस बहस को रिप्लेस किया है फाइबर और प्लास्टिक ने। ठीक है, फाइबर बेसिकली एक फाइबर होता है, प्लास्टिक का ही सोर्स होता है उसका, उसको केमिकल में मिला के और एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। हमारे जैसे सर के बाल होते हैं ना, आप मान लो कि सर के बाल को गोंद में डाल दिया, चिपका दिया फाइबर, हाँ, फाइबर्स, तो वो एक परत बन जाएगी। उस परत से एक ढांचा बन गया, और उसके अंदर मोटर डाल दी, हनीकॉम्ब पैड या वुड डाल दिया, और उससे कूलर बना दिया। वो तो होता है फाइबर। प्लास्टिक टिपिकली आपको पता ही है, PP या SDP या किसी भी दाने से, और उसको प्रोसेस करके मोल्ड के थ्रू निकाल के और उसका हिस्सा बना। अब देखिए, अगर बिल्कुल ही तो बुरा हाल है पानी का, तो आपको प्लास्टिक या फाइबर कूलर आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कूलिंग एफिशिएंसी की, तो मेटल जैसी कूलिंग एफिशिएंसी बाकी 2 मीडियम में नहीं आती। कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। 2-3 कारण है। मेटल जो है वो पानी का नेचुरल एब्जॉर्बर होता है, ओके, प्लास्टिक नेचुरल रिपेलेंट होता है, और हमें चाहिए पानी हवा के अंदर जाए नेचुरली, तभी तो वो ठंडी होगी। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है जब हवा एंट्री की कूलर के अंदर और जो हवा निकली कूलर से, उसका जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 41 डिग्री से निकल के 31 डिग्री पे निकल आई, तो वो ठंडी मानी जाएगी। तो जो मेटल कूलर होता है बेसिकली वो एक नेचुरली एक सोर्स होता है, वो अपना उसको ज्यादा इन्फ्यूज करते हैं। तो इसमें एक आती है ये पैड वाली बात, भाई अब गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, कि एक तो होते हैं भाई हनीकॉम्ब पैड लें या ग्रास वाले पैड लें। तो छोटे से किसी आदमी को आप लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहें कि व्हाट शुड ही प्रेफर? अच्छी क्वालिटी के हनीकॉम्ब पैड अगर आज मार्केट में किसी को मिल जाते हैं तो वो ठीक है, वो बुरे नहीं है। बट इसकी क्वालिटी जो हनीकॉम्ब पैड्स की है वो कंसिस्टेंट आज भी नहीं है। क्वालिटी वो अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? वो कंपटीशन के धक्के चढ़ गया, सस्ते के चक्कर में या वैरायटी के चक्कर में लगा लो। अब देखिए, ठंडक तो कूलिंग मीडियम को ही देनी पड़ती है, और 2 ही कूलिंग मीडियम है, या तो घास या हनीकॉम्ब पैड।
तो वो मीडियम जितना आपका अच्छा होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उतनी ही वो कूलर कूलिंग बनाएगा। कूलर के अंदर और कुछ नहीं होता ठंडा करने के लिए, हवा देने के लिए मोटर और ठंडा करने के लिए घास या वुड बेसिकली। तो वुड वूल अच्छी, अगर आपके पास वुड वूल है तो वो एवरग्रीन चीज है, उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। अगर आप वुड वूल लगाते हो तो वो ठंडक बनाएगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसका एक ही इश्यू है कि साल में एक बार या 2 बार उसको आपको बदलना पड़ता है। जैसे कूलर आप शुरू करोगे, घास निकाल दो, नई घास डालो। फिर भी अगर गर्मी लंबी चली है तो कई बार सीजन के बीच में भी उसको बदलना पड़ जाता है। वुड वूल ऐसा है कि अगर आप उसकी मेंटेनेंस करते हो तो आपको उसको 4-5 साल बदलना नहीं पड़ता। ठीक, वो थोड़ा सा उसमें जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, उसमें जो कोरुगेशन होती है, जो बोर्ड, जो गत्ता लगा होता है, वो गत्ते का वॉल्यूम ज्यादा होता है। घास का वॉल्यूम कम होता है इसलिए घास जल्दी खराब हो जाती है। पैड का वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए वो लंबे चलते हैं। पर अगेन अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो मैं ये कहूंगा बेसिकली इस बहस को कंक्लूड करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि अगर डाउट है तो आप घास का ले लो, कोई भी डाउट है मन में। पर अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड मैंने पहले यूज किया हुआ है या ये अच्छा ब्रांड है तो हनीकॉम्ब पैड में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ब्रांडेड हनीकॉम्ब पैड ले, क्योंकि मैंने लोगों को कहते हो बड़ा सुना है हनीकॉम्ब पैड लाए थे जी, इतने तो पैसे लग गए, अब दोबारा फिर घास के लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, और वुड वूल जो आप बता रहे हो अच्छी चीज है, वो भी ट्रेडिशन तो वही है। हाँ, तो वीरेंद्र जी अपना जो वैनकूल में हमने एयर कूलर के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली ऐड किए? टिश्यू पेपर के बाद संदीप जी हमने कूलर लॉन्च किए। कूलर में हमारे पास अभी मेटल कूलर्स हैं, फाइबर कूलर्स हैं, ओके, और प्लास्टिक कूलर्स हैं। और मेटल कूलर का तो सब कुछ 100% हमारा इन हाउस है। काटना, पीटना, तोड़ना, मरोड़ना, पाउडर कोटिंग करना, फिटिंग करना, मतलब एवरीथिंग हम इन हाउस में करते हैं। इवन हम मोटर भी खुद बनाते हैं। मोटर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने इस एरिया के आसपास की पहली ISI मोटर है। ओके, हमारी जो मोटर्स हैं दे आर ऑल ISI सर्टिफाइड। तो आप मेरा कोई भी यूजर अगर वैनकूल कूलर ले रहा है तो उसको ISI मार्क्ड मोटर मिल रही है। प्लस विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने बताया कि हमारा कूलर भी मेटल कूलर में पहला ISI मार्क कूलर होने वाला है। भारत का पहला ISI मार्क मेटल कूलर। उसके साथ हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी करते हैं, जैसे कि मंदिरों में आपने बड़े बड़े पंखे देखे हैं, HVLS फैंस बोलते हैं उसको, बहुत बड़े बड़े हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैंस होते हैं। हाँ, और जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज के लिए बड़े बड़े एग्जॉस्ट 50 इंची, 40 इंची, 60 इंची। और फैक्ट्रीज को ठंडक करने के लिए डक्ट वाले कूलर, वो फैक्ट्रीज में लगते हैं, जिम्स में लगते हैं, रेस्टोरेंट्स में लगते हैं, बैंक्वेट्स में लगते हैं। और कूलिंग और वेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो सोल्यूशन हमारे पास है। प्लस वी हैव अ सेपरेट पोल्ट्री सेगमेंट, जिसमें पोल्ट्री में आप बता पोल्ट्री, हाँ पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी फार्म वाला जो है, उसमें एग्जॉस्ट लगते हैं, हनीकॉम्ब पैड्स लगते हैं, निपल्स लगती हैं, एक्सेसरीज लगती हैं। गर्मियों में पंखे हो गए तो सर्दियों में गर्म करने के लिए ब्रूडर्स लगते हैं, भट्टियां लगती हैं। ठीक, सब कंप्लीट सोल्यूशन। एक्चुअली पोल्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग सेगमेंट है, बहुत अलग, बहुत वास्ट सेगमेंट है। मैं तो इसके बारे में सुन के हैरान रह गया कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ ओनली पोल्ट्री वो यूज होते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ब्रूडर्स एंड प्लस ब्रूडर्स, एग्जॉस्ट, हनीकॉम्ब पैड्स, जो पोल्ट्री में, हाँ, जो पोल्ट्री में जैसे सपोज कोई चिकन है तो छोटा बच्चा होता है तो पानी कैसे पिएगा? ओके, तो उस पानी की एक तो आप सिंपल कोई बाउल में डाल के रख दो, उससे पिए। एक आजकल पानी पीने की लाइनें होती हैं, ऑटोमेटिक लाइंस, वो आता है, चोंच मारता है, वो पानी निकलता है, पी लेता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी चेंज हुई हैं। तो उसकी सारी एक्सेसरीज, उसके सारे एग्जॉस्ट जो भी उसमें लगती है, हर चीज को हम कवर करते हैं। हम केवल चिकन और एग्स में डील नहीं करते। बच्चे कहाँ से आएंगे, बच्चे कहाँ बिकेंगे, वो हमारा काम नहीं है। वो अप्लायंसेस जो चाहिए, बच्चे आ गए, उसके बाद आपको क्या चाहिए हमारे पास। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक वारंटी, और बड़ी कंपनीज का एक स्टैंडर्ड रहता है, लाइक आपने बताया कि हाउ यू मेंटेन योर फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स, लाइक यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप की जो आपकी अच्छी पॉलिसीज लगी वो आपने अपनी फैक्ट्री में भी इम्प्लीमेंट की। बट आप थोड़ा सा ये बताएं कि वारंटी और सर्विस और टोल फ्री, यहाँ पे वैनकूल की क्या प्रिपरेशन है? वारंटी संदीप जी हम 2 लेवल पे हैंडल करते हैं। पहला एंड यूजर के लिए, और दूसरा है वो हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। अल्टीमेटली चैनल पार्टनर्स हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विस हमारे एंड यूजर तक पहुंचाने का हमारा चेहरा है। वो जितना अच्छे होंगे और जितना अच्छे से देंगे
तो अल्टीमेटली एक ब्रांड की इमेज बनती है। और ऑफ कोर्स टोल फ्री नंबर है हमारा 8059188188। तो यानी किसी भी देश के किसी भी कोने से वो एक्सेस करके और हमसे अगर कोई कंप्लेंट है तो वो पहुंचा सकते हैं। Okay. हमारा एक स्टैंडर्ड पीरियड होता है 18 महीने का, जिसमें नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कस्टमर को फुल वारंटी मिलती है। नो क्वेश्चन आस्क मतलब मैंने ये अब लिया था, मैंने ये कब लिया था, कुछ नहीं। मोटर खराब है तो बेशक उसी की गलती से जली है, उसने उठा के लोटा पानी डाल दिया मोटर पे, ओके, सवाल जवाब नहीं है उस पे। आप लाओ, जिस डीलर से आपने लिया है वहां जाओ, या टोल फ्री पे कंप्लेंट करो, या अगर आप कोई वैनकूल का ऑथराइज सर्विस सेंटर है तो वहां जाओ। ओके, जाओ आप, ऑफ कोर्स आपके पास बिल होना चाहिए या उसका वारंटी कार्ड कुछ ना कुछ होना चाहिए। 18 महीने के पीरियड में हम सब कुछ करते हैं। प्लस जो सेकंड लेवल है विच इज थ्रू चैनल पार्टनर्स, वी हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो केवल चैनल पार्टनर की सर्विस और वारंटी को ही हैंडल करता है। उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज जैसे बिहार है, वी हैव वेरी गुड मार्केट इन बिहार। ओके, तो बिहार को हम यहाँ से सर्विस नहीं दे सकते। ओके, तो वहां हम अलग से एक पार्टनर डिसाइड करते हैं जिसके पास हमारा सारा रिप्लेसमेंट का, वारंटी का जो स्पेयर पार्ट्स है वो उसके पास वो स्टॉक रहता है। तो वो हम हर स्टेट के लिए, जहां हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, एक डिसाइड करते हैं। जैसे कि जयपुर हमारा खुद का ऑफिस है तो वहां पे है, देन बिहार के लिए है, और आसपास का एरिया जहां जहां हमारे C&F डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहां पे। तो चैनल पार्टनर्स को हम इक्विप करते हैं कि आप चाहो चाहे ना चाहो हम ये आपको देंगे, ताकि एंड यूजर को ये ना हो कि किसी की मोटर जल गई, बेचारा को गर्मी लग रही है, बच्चे सो नहीं पा रहे और उसको मोटर मिलने में 6 दिन लग जाए। 6 दिन सो नाइंसाफी है, वो हमारे विजन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करता। तो चैनल पार्टनर्स के लिए हमने जगह जगह डिपो बनाए हुए हैं जहां पे हम सब कुछ स्टोर करते हैं, और एंड यूजर्स के लिए हमारे पास थ्रू डीलर, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या थ्रू टोल फ्री हमें कॉन्टैक्ट करने का डायरेक्ट नंबर है। आप बताइए अगर कोई दिक्कत है तो 24 आवर्स में हम सर्विस का कमिटमेंट करते हैं, और 18 महीने का हम वारंटी पीरियड देते हैं। तो ऐसा भी कुछ है भी 18 महीने बीतने के बाद इफ समबडी पेज कि हाँ उसको कुछ एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, लाइक आपकी जो सर्विसेज हैं उसको थोड़ी एक्सटेंड करानी कि हमें 24 महीने की और वारंटी मिल जाए, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा विचार किया है? हमारी 2 सीरीज हैं संदीप जी। ओके, वी हैव एक रेगुलर वैनकूल सीरीज है, एक हमारी वैनकूल प्राइम सीरीज है। जो हमारी वैनकूल प्राइम सीरीज है ना, वो आप लगा लो कि एक लग्जरी सीरीज है। ओके, उसमें सेलेक्टेड मॉडल्स हैं, और उस सीरीज में हमारे पास एक कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। AMC वो अगर सीरीज का कूलर कोई कस्टमर लेता है तो साल में एक बार हमारा बंदा, वो कूलर ठीक हो ना हो, उसके पास जाएगा और वो ऐसे 2 विजिट पे करता है। ओके, तो उसको 2 साल के लिए इंश्योर हो गया। प्लस में दूसरी विजिट के बाद वो हमारा जो सर्विस इंजीनियर जाता है वो पूछता है उससे कि एक विजिट और कर लूं या 2 और कर लूं, वो चार्जेबल रहती है, नॉमिनल चार्ज होता है। सो ये अभी हमने 2 साल से ये शुरू किया हुआ है। ऐसा वैसे कूलर के सेगमेंट में मैंने ऐसा सुना नहीं कि कोई AMC कोई करता हो, ऐसा आप AMC कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं क्योंकि बताया ना अभी, लोगों को चाहिए। कूलर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी है, हमारे घर में बहुत ज्यादा होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट। हर कोई AC अफोर्ड कर नहीं सकता, पंखे से काम चलता नहीं है, तो मिडिल क्लास फैमिली का तो सर्वाई कूलर है। तो वहां अगर किसी को ऐसी फैसिलिटी मिले, तो अगर मैं एक बार ये अज्यूम करूं कि मेरे प्रोडक्ट में ही चलो कोई दिक्कत रहेगी, तो भी वो मेरे प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहेगा। राइट, उसको वो चीज मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो वो हम प्राइम सीरीज में करते हैं। आने वाले समय में शायद हम वो हर प्रोडक्ट के लिए लॉन्च कर दें। तो एज ऑफ नाउ 18 महीने की स्टैंडर्ड वारंटी है, उसके बाद अगर कुछ है तो कस्टमर पे करता है और वो हमसे वो सामान ले सकता है या मार्केट से प्रोक्योर करके रिप्लेस करवा सकता है। और हमारी वैनकूल प्राइम सीरीज के लिए वो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, AMC के एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक, बहुत नॉमिनल चार्ज है, उससे कोई लंबा ये जो आप कर रहे हैं, सही बताऊं वीरेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको हम जानते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे वो मतलब वो वाली एनर्जी है? ये DNA आया वोल्टास से मुझे। ओके, हाँ, ये मैंने बताया ना, जो सोच थी मुझे चीज चाहिए सोने की। आज भी मेरे पास नंबर है, पता नहीं कितने साल से एयरटेल का ही है, मुझे लगता है कि एयरटेल अच्छा है। हाँ, ठीक है, तो ये आया DNA वोल्टास। ओके, जब हम वहां थे तो हमें बहुत सिखाया जाता था, आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लासेस दी जाती थी, आपका कंपनी के होते हुए समाज के प्रति क्या दायित्व है, देश के प्रति क्या दायित्व है। एक इंटरव्यू आया हुआ था, मुझे बड़ा आज भी याद आता है, रतन टाटा जी बड़ी एज्ड अपनी अवस्था में, और जब हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो गया था पहला, साउथ पोल पे लैंडिंग का, ओके, एंड देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, तो हमारे जो उस टाइम के मिनिस्टर्स हैं उनके वीडियो भी
आप देखेंगे सोशल मीडिया मिल जाएंगे आपको, तो वो गए, रतन जी ने उनको बुलाया, कितना पैसा चाहिए, हम कर देंगे, ये तो देश का काम है, देश का हम देंगे। और ऐसे कितने काम करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन हाँ, फॉर यूथ आल्सो। तो वहां से एक वो आई चीज कि भाई मुझे भी करना चाहिए, सर्विस कस्टमर को देनी है, अच्छी चीज लानी है। मेरे एम्प्लॉइज को हर साल में 3 ट्रेनिंग करना मस्ट है। जितने मेरे एम्प्लॉइज हैं उनको 2 या 3 जो ट्रेनिंग के सेशन है उनको लेना मस्ट है, उनको लेना ही पड़ेगा। वो मना करेंगे तो भी दी जाएगी उनको। वो एक्चुअली जो ट्रेनिंग वाला पार्ट बता रहे ना, अब ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, वो उनकी सोच में रिफ्लेक्ट करेगा, सोच में रिफ्लेक्ट करेगा। आज अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, मैं अपना ब्रांड पोजीशन करता हूं कहीं, तो मेरे एम्प्लॉई मेरे मार्केटिंग का इंटीग्रल हिस्सा है। जब तक मेरे एम्प्लॉई ये नहीं सोचेगा कि मेरा जो कूलर है वो मैं अपना बना रहा हूँ, वो वैनकूल का नहीं बन रहा, वो मेरा बन रहा है, तब तक वो कूलर वैसा बनेगा नहीं जैसे मुझे बनाना है। यस यस, तो मेरे सारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा जो 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 ग्राउंड लेवल पे एक जो कटर हैंडल करता है, बिल्कुल लेमैन लेबर जो है, उसको भी अगर चद्दर से कुछ कट जाता है तो वो उसके बाद उसकी जिम्मेवारी नहीं है, वो 2 दिन 4 दिन रेस्ट करेगा, उसको पट्टी करवानी, उसको मेडिसिन दिलवाना, वो सारा का सारा मेरी कंपनी का काम है। सब कुछ हम करते हैं उसमें। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ सर्विस, मेरी टोल फ्री नंबर पे अगर एक एरिया से बार बार कंप्लेंट आ रही है तो कहीं ना कोई इशू है, उनको हैंडल करना। तो हर वो चीज जो मुझे अच्छी लगी मार्केट से, वो हमने कैप्चर की, उसको हमने कंपाइल किया, एनालाइज किया, और उसको ऐसे पोजीशन किया कि हर वो एफर्ट्स, हर वो काम, हर वो फैसिलिटी जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, हर वो दर्द जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे प्रोडक्ट तक जाए। यस, ठीक। और उससे फिर एक ये सिस्टम बना कि हमारी प्राइम सीरीज का हम एएमसी देते हैं। यस, वो वहां से ये सोचा है। तो जो अच्छे फाउंडर्स होते हैं उनकी यही खास बात है कि वो अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं, उस ब्रांड को स्ट्रांग होल्ड बनाते हैं, उनके रूट्स पे काम करते हैं। लाइक मार्केट की रिसर्च ली, उससे फीडबैक लिया, कौन सा प्रोडक्ट हमारी मार्केट में इजीली अडेप्टेबल है, और उस प्रोडक्ट को एवर इंक्रीजिंग क्वालिटी की तरफ हम लेके जाए। तो वीरेंद्र जी, अपने इस सेशन में जैसे हम एक टर्म बड़ी सुन रहे हैं आज के दिन, प्राइवेट जॉब और बिजनेस के लिए मिड लाइफ क्राइसिस, लाइक 40 से 50 के बीच में जब एक इंसान को, एक नौकरी वाले आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस जॉब की भी, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की भी, उसको मैनेजमेंट या फिर ऐसे पर्ज ऑफ करते हैं बड़े प्रोफेशनल के, बड़े स्टेजेस के लोगों को, बड़े हाई प्रोफेशनल करते हैं। बिल्कुल। तो आप इसमें थोड़ा बताएं कि प्राइवेट नौकरी या फिर बिजनेस? मैं तो देखो संदीप जी, मैं बिजनेस करता हूं तो मेरी व्यक्तिगत सोच तो हमेशा, हाउ टू एनालाइज, मैं कहता हूं कि मैं कैसे एनालाइज करूं कि आई एम फॉर द बिजनेस और फॉर द नौकरी। वही ना, देखो 27-28 साल तक अगर आप जॉब करते हैं और कहीं ना कहीं आपके दिल में एक सपना है कि मैं कुछ करूंगा, तो वो आपको पहले परखना पड़ेगा। देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम लगा लो या पुराना जो बैकग्राउंड लगा लो, हम लोग ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। नहीं करते, हमारे सोसाइटी में हम अप्रिशिएट नहीं करते। ना ही हमें पढ़ाया जाता कि करते कैसे, ना ही हमें ये ज्ञान दिया जाता कि शुरू कहाँ से करें, बीच में क्या करें, स्टार्ट कैसे करें, क्या प्रोडक्ट में जाएं, क्या सर्विसेज में जाएं। इस तरह की चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपके दिल के अंदर, बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ ना कुछ है कि मुझे कुछ करना है, तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, प्लस अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं, तो यू आर क्लियर। आप 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी में आगे जाइए। ओके। बट कहीं लगता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, जैसे कि मेरे केस में हुआ कि मुझे लग गया कि 5-6 साल वोल्टास में करने के बाद, नहीं, यू आर नॉट अ नौकरी मटेरियल नहीं, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर रिसर्च कीजिए। नौकरी अपने व्यापार के रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा और वो टाइम होता है संदीप जी। एक्सपोजर भी अच्छा देती है आपको, आप कुछ कमा रहे हो, आपके पास रिसोर्स हैं, आपको जो करना है आप अपनी स्किल के साथ शार्पन कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है, तो आप वहां कीजिए। और 27-28 साल की उम्र में हमारे पास एक विंडो आती है। ठीक है। अगर आपने अपने अंदर पहचान लिया कि मैं 6-7 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे जॉब करनी है, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट करने को 5-6 साल की विंडो है। उसमें आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। आपके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बच्चे तो है नहीं, फीस नहीं भरनी, माता पिता भी ठीक एज में है, और कोई ऐसा नहीं है, घर आप 4-5 साल बाद भी ले सकते हो। तो वो एक विंडो है, वहां आप एक्सप्लॉइट करो, वहां आप जानो कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हो, करो, फिजिकली करके देखो उसको। और 100% आज के टाइम जो अपॉर्चुनिटीज है, जो रिसोर्स अवेलेबल है,
वो आज से 20 साल पहले से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रिसोर्स अवेलेबल। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास फंडिंग के लिए बैंक्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चीजें हैं। सिर्फ हमारा जो बैकग्राउंड है उसी ने तो हमें नहीं सिखाया ना कि हम करें क्या। अदरवाइज तो सब कुछ आज के माइंड सेट होना चाहिए। हाँ, तो अगर आपके पास माइंड सेट है, 27 साल के बाद 32-33 साल तक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा धंधा सेट है, मुझे धंधा करना है, आगे बढ़िए। जो दूसरा हिस्सा रह गया संदीप भाई इसका, जो आपका सवाल का अहम हिस्सा भी है, कि अगर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे धंधा नहीं करना, देन यू आर लेफ्ट विद द चॉइस ऑफ जॉब। वहां भी एक बड़ी जो आपने इशू हाईलाइट किया मिड लाइफ क्राइसिस का बड़ा रोल आता है। 40-42 साल की उम्र में आपके 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं कि भाई उनकी 8वीं 10वीं 12वीं या प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हो चुकी है, उसी समय होती है, उसी टाइम होती है। प्लस में आप भी अपना जो है घर लिया हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई गाड़ी है, कार है, फैसिलिटीज है। प्लस में उस उम्र के बाद पेरेंट्स की मेडिकल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी खुद की जो मेडिकल, वो सब एक खर्चा बन जाता है। और उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सडनली कोई नोटिस देता है, तो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। मैं पर्सनली इस चीज को ना 2 यहाँ पे एक सजेशन लगा लो या चीजें लगा लो हाईलाइट करूंगा। हर आदमी को, वेदर वो बिजनेस में हो या नौकरी में हो, उसको जैसे ही वो कमाने लग जाए, उसको एक इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की आदत अलग से लाइन खड़ी करनी ही चाहिए। मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहूंगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट मोर द सेम थिंग आजकल। हाँ ठीक है, पर सेविंग है। सेविंग अपने एफडी करवा दी तो वो सेविंग है, पर आपने वही पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स में लगवाया हुआ है तो वो एक टाइप से आपकी इन्वेस्टमेंट, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है बेसिकली। खैर वो उसकी चॉइस है, इंडिविजुअल की चॉइस, कैसे भी करे। 22, 23, 24 साल की उम्र से कमाने वाला लड़का बेशक अपनी डेली मंथली सैलरी से 100 रुपए इन्वेस्ट करे, पर वो करे। हमारे ये होता है कि 100 रुपए हमें मिले तो 40 का किराया दे दिया, 20 का ये कर दिया, 10 का ये कर दिया, आखिरी में 2 रुपए बचे तो सोचता है कि सेविंग करूं या ना करूं। नहीं, होना उल्टा चाहिए। आपका जैसे किराया देना है, जैसे सब्जी का बजट है, जैसे बच्चों की फीस का बजट है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट का बजट होना चाहिए, सेविंग का बजट होना चाहिए। पहले उसमें सेविंग उसमें तो अगर आप 25-26 साल की उम्र से सेव कर रहे हैं और अगर 20 साल बाद 45 साल की उम्र में आपको कोई झटका लगता है, तो आपके पास 1-1.5 साल 2 साल काम चलाने के लिए आपके पास बफर होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि जैसे हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, 2006 में मैंने बीटेक की और आज 2026 है, 20 साल का मेरे पास एक टाइप से कहेंगे जनरेशनल गैप आ गया। तो जो मैंने 2006 में पढ़ा, आज अगर मेरी जॉब चली जाती है तो वो काम का नहीं है। हाँ ठीक बात, वो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, और मुझे काम से इसलिए निकाला जा रहा है, या तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उसके बस की बात नहीं है एम्प्लॉय रखना, या मैं काबिल नहीं। तो आपको 2006 के बाद नौकरी में आते ही जो अपनी सीखने की जो चीज है ना, उसको छोड़ना नहीं है। बस सीखते रहो, कुछ नया कोर्स करो, कोई नई स्किल डेवलप करो, मार्केट में क्या हो रहा है उस पर नजर रखो, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में क्या नया है, लगातार चलते रहो। देयर इज नो पॉइंट कि आप बैठ जाओ। एजुकेशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट वो आपका जब तक आप मर नहीं जाते तब तक का कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आई एम श्योर कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को अपडेट रख रहा है और जिसके पास 1-1.5 साल खर्चा चलाने का बफर है, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो अपने साथ जिंदगी में कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेगा। 1 साल का पीरियड बहुत होता है नई नौकरी ढूंढने के लिए। वो भी तब जब उसको सब पता है कि आज के मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने 20 साल में 2 डिग्रियां नहीं कर ली, ये स्किल नहीं ले लिए, तो 3-4-5 महीने में वो इजीली कहीं भी दोबारा ढूंढ इजी गो सेट हो जाता है। हाँ, प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपके पास सेविंग्स नहीं होती, या आप मार्केट से लैग करते हो, या आपके पास स्किल्स नहीं होती। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी आदमी को घेरने के लिए तैयारी रहती है। इंसान बना ही प्रॉब्लम तो अब इसमें थोड़ा सा वीरेंद्र जी एक मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया की जो 18, 19, 17 से लेके और मैं कहूँ 16 साल से लेके और 12 साल ही जोड़िए आप इसके। आजकल बच्चे 10-12 साल में समझदार हो जाते हैं। हाँ, 12 साल में ठीक समझदार हो जाते हैं। तो 16 से 20 साल के बच्चा जो इनिशियली फर्स्ट ईयर में है, किसी भी कोर्स में है, तो उसमें थोड़ा सा बताइए आपकी कैसे रहेगा, कोई आपकी कोई सजेशन उनके लिए। देखिए संदीप जी, हमारा यूथ जो है ना, पहले की बजाय अब थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं ये कहूँ थोड़ा सा मिसगाइडेड है।
और इसको सही शब्दों में करें तो इन्फ्लुएंस्ड है, दिखावों की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, उसको क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि मुझे करना क्या है। साथ ही साथ जो आदतें हैं वो हमारे पेरेंटल, हम कहें कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो भी बदल गई है पिछले टाइम। आज के टाइम आप देखिए कि 20-22 साल 21 साल तक जब तक वो पढ़ाई करेगा तब तक वो माँ बाप का लाडला रहेगा। हाँ भाई, वो तो बेटा तू पढ़ ले तेरे लिए पंखा लगा देते हैं, खुद बेचारे कूलर भी नहीं है, एसी लगा देते हैं, बेटा ये कर ले। उनको हम बेसिकली तकलीफ देते ही नहीं है। जैसे ही नौकरी स्टार्ट की, चाहे कितनी भी बढ़िया नौकरी हो, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो जाता है। आज उसको जवाबदेही भी देनी है, कंपनी को कमा के भी देना है, आज उसको जॉब भी करनी है, पेरेंट्स को भी संभालने हैं, कल को शादी की भी तैयारी करनी है, वो सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो पेरेंट्स के लिए मैं विशेषकर कहूंगा कि अपने बच्चों को आप छाती का टुकड़ा ना बना के रखें, उनको थोड़ा दर्द दें, उनको पेन दें। 20 साल के बाद उनको दर्द ही दर्द सहना है। हाँ, तो तैयार करें उनको, चांद का टुकड़ा मतलब मत बना के जिगर से लगा के ना रखें उसको, आँख का तारा। अच्छा, यूथ के लिए मैं कहूंगा कि ये जो टाइम है संदीप जी, जो आपने मेंशन किया 16 साल, 16 से 25 ही मेन ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जिंदगी में जो कुछ होना इसी टाइम में हो। यहाँ पे थ्रेट्स भी बहुत हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। यहाँ पे भटकने के रास्ते भी बहुत हैं, तो यहाँ पे सही रास्ता पकड़ने के आपके पास जरिए बहुत हैं। यूथ को ये समझना चाहिए कि 16 से 20 साल 21 साल पढ़ाई करने का टाइम, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का टाइम। अब ये पढ़ाई वाली बात है वीरेंद्र जी, बीच में रोकूंगा आपको। पढ़ाई वाली बात है, हम किसी एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, उसकी लगातार पढ़ाई तो चल रही है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करे। हाँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब यहाँ से बच्चे जो हैं वो 50 लाख खर्च करके अमेरिका में इलीगल रूट से जाते हैं, और प्लस वहां जाके वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहे हो, और इसकी काम कर ही रहे, तो क्यों ना अपने स्किल्स को यहीं इंप्रूव कर ले। आपकी क्या? हमारे यहाँ बेसिकली ना संदीप कल्चर नहीं है यहाँ पे कि काम मान लो मैं अगर 18-19 साल का पढ़ाई करता करता किसी रेस्टोरेंट में वेटर बनता हूँ तो मुझे समाज वाले जान से मार देंगे, ऐसा सोचते हैं। बट इसका कंट्रेरी बहुत बड़ा सच भी है एक। अगर आप 18-19 साल में बीए कर रहे हैं और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप कमा भी रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो। यहाँ रेस्टोरेंट को आप ऐसे सच वो मत लेना कि बिजनेस है वो। हाँ, आप कमाई का कोई भी काम कर रहे हैं, कमाई नहीं भी कर रहे तो कुछ नया स्किल सीख रहे हैं। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लो, पूरे दिन पढ़ाई करो आप। उसके बाद आप कोई लर्निंग वाला, स्किल वाला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आजकल एआई का है, कंप्यूटर का है, यूट्यूब पे है, ब्लॉगिंग का है, या ट्रेडिशनली अगर आपका कोई भाई बंधु कोई फैक्ट्री कर रहा है, वहां 2 घंटे आप अकाउंट्स में असिस्ट कर दो, प्रोडक्शन में असिस्ट कर दो, 2-3 घंटे अपने ऊपर लगाओ। और कम्युनिकेशन का स्किल, वो जो मिक्स बनता है ना सर, वो बहुत मैजिकल मिक्स है। मतलब आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ तो रहे हो आप हिस्ट्री या फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स या फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग या मेडिकल, कुछ भी और काम आप कर रहे हो कमाई वाला। सोच आपकी वहां से डेवलप हो रही है कि मुझे कमाई करनी है, मुझे घर चलाना है। अब यूएस में क्या हो रहा है, 12-13-15 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट है, वो फीस तक भी अपनी खुद भर लेते हैं। शाम को रेस्तरां में काम करेंगे, किसी को असिस्ट करेंगे, मेडिकल कोई प्रेस्क्रिप्शनर है उसके साथ करेंगे, फुटबॉल क्लब में काम करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। और इसीलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वहां लड़का लड़की का भेद नहीं है, वहां लड़की भी इंडिपेंडेंट, लड़का भी इंडिपेंडेंट। हमारे यहाँ इसीलिए ये ज्यादा इश्यू होता है कि कमाना लड़की को होता है। ठीक बात। तो यूएस में या बाहर हम कहीं भी लगाएं तो इसीलिए वो फर्क है कि वो इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं, वो दोनों काम इकट्ठी करते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा अर्ली एज जो एक्सपोजर आता है वीरेंद्र जी, वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी लाइफ के लिए बदल देता है। वो जो ग्रूमिंग आती है, आपका जो माइंडसेट डेवलप होता है, बिल्कुल, लोगों से सीखने का, समझने का, और एक आप किसी बुरी संगत से बचते हैं, आप बुरी संगत से बचते हैं, आप सिचुएशन से भागना छोड़ देते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको डर लगना बंद हो जाता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। वो एक छोटा सा एक्सपोजर आपको 80-90 साल की आपकी जिंदगी तक काम आता है, तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है। मैं सारे यूथ को कहूंगा कि आपको खेलना है खेलो, दोस्तों के साथ मस्ती करने करो, बट साथ ही 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ाई के अलावा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, लर्न करो, कमाई करो। बहुत एक कमाई से काम नहीं चलता संदीप जी, और आप जितना जल्दी कमाई करना शुरू करोगे उतना जल्दी आपको पैसे की अहमियत पता चलने लगेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बहुत पुराने समय से भी बात होती थी कि सर मेरी तो नौकरी लगी है लेकिन बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। हाँ। तो बात ये है कि आप अपनी लर्निंग के दौरान ही कुछ पार्ट टाइम पकड़े, फिर आपके इंटरेस्ट को पहचानने में मदद मिलती है। हाँ। और इंटरेस्ट आपका जब डेवलप होगा तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन के साथ में आपको कंपनी भी उन्हीं लोगों की मिलेगी और आप धीरे धीरे उस पर ग्रोथ ले पाएंगे। तो इसी सेशन में, इस सेशन को एंड करते हुए काफी ज्यादा टाइम ले लिया वीरेंद्र जी आज आपका,
तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इंटरेक्टिव बातें हुई। और बड़ी बात ये है कि यूथ से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, भाई बीइंग ए बिजनेसमैन इस तरह की बातें हम बहुत कम करने को मिलती है। अभी तो जाएंगे फैक्ट्री में तो ये वो आया गया उसमें उलझ जाते हैं, बट इस तरह की चीजों को जो सोसाइटल मैटर होते हैं, एब्सोल्युटली अच्छा आपका ये एक इनिशिएटिव है, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी के काइंड वर्ड्स के साथ इस सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन? कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। वैनकूल कूलर्स का जो भी आपको आइडिया और चाहिए, उनके बारे में और कुछ जानना है, तो वेबसाइट का लिंक प्लस इनका टोल फ्री, और कोई भी कंप्लेंट आपने रिसीव की हो वैनकूल से रिलेटेड तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी मदद करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको मिले। और इसी के साथ थैंक यू फाउंडर स्टॉक।